नमस्कार साथियों, मदर टेरेसा नॉवेल्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पादप तथा जंतुओं का आर्थिक महत्व का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स किए थे। फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने आर्थिक पादप विज्ञान में अनाज को कर लिया था, दालें कर लिया था, फल कर लिए थे, इमारती काष्ठ, रेशे उत्पादक पादप और पेय पदार्थ कर लिए थे। आज इस भाग के दो टॉपिक बचे हैं, सब्जियां और औषधीय महत्व के पादप, जिसको हम लोग देखेंगे। और इसके बाद में आर्थिक रूप से जो जंतु विज्ञान है, आर्थिक जंतु विज्ञान, उसका अध्ययन भी हम लोग इसी क्लास में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सब्जियों के बारे में। देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, साइंटिफिक नेम है। इन सभी ऊपर वाले जितने भी टॉपिक हैं, इनमें हम लोगों को सीधा याद करना था साइंटिफिक नेम। लेकिन ये दो जो टॉपिक हैं, इनमें हम लोगों को सब्जियों और औषधीय पादपों के जो किस भाग से प्राप्त हो रहे हैं, वो भी हम लोगों को साथ साथ में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जियों के बारे में। सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स, ठीक है। अब बारी बारी से पादप के या पौधे के किस भाग से प्राप्त होती हैं सब्जियां, वो भी देखेंगे और इनके साइंटिफिक नेम भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मूल से। मूल यानी कि सबको पता है जड़। जड़ से प्राप्त होने वाली कौन सी सब्जियां हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाजर की। गाजर, डाकस कैरोटा, डाकस कैरोटा इसका नाम है। और आगे सर्दियां भी आ रही है, सबके मन में गाजर का हलवा ही होगा, तो इसका नाम याद रखना है, डाकस कैरोटा। दूसरा बात करते हैं हम लोग मूली, रेफेनस सेटाइवस। रेफेनस सेटाइवस ये इसका साइंटिफिक नेम है। और आप लोगों को पता ही है, जब लोग हम मूली के पराठे खा के जाते हैं किसी पार्टी में, शादी समारोह में, या फिर कहीं सामूहिक जगह पर, तो वहां पर हम लोगों को आसपास वाले बोलते भी हैं कि भाई गाजर के मूली के पराठे खाकर आया है क्या? तो उस हिसाब से हम लोगों को ये उस समय नाम याद होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा सलजम, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। तो ये तीन नाम हम लोगों को याद करने हैं, किससे? मूल से प्राप्त होने वाली सब्जियों में। अब हम लोग बात करेंगे स्तंभ के बारे में। स्तंभ यानी कि तना, स्टेम जिसको हम लोग कहते हैं। तो सब लोगों को पता है आलू लगभग हर सब्जी में डाला जाने वाला सब्जी है। आलू जिसका नाम है, साइंटिफिक नाम है सोलेनम ट्यूब्रोसम। सोलेनम ट्यूब्रोसम, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। फिर हम लोगों ने नाम सुना होगा अरबी, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया एल्कुलेंटा। कोलोकेशिया एल्कुलेंटा ये दो सब्जियां हैं, आलू सोलेनम ट्यूब्रोसम और दूसरा अरबी कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, जो आपके स्तंभ भाग से, पादप के स्तंभ भाग से प्राप्त की जाती है। फिर हम लोग देखते हैं पर्ण। पर्ण यानी कि पत्तियां। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा पालक का। पालक का नाम सुना होगा स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया इसका साइंटिफिक नेम है। फिर हम लोग बात करते हैं बथुआ की, जिसका साइंटिफिक नेम है चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम। दो प्रकार से हम लोग इसका नाम याद करते हैं पत्तियों के से प्राप्त होने वाली सब्जियों के बारे में। पालक स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, मूल हो गया, स्तंभ हो गया, पर्ण हो गया। पुष्प क्रम से प्राप्त होने वाली सब्जियां, पुष्प क्रम से एकमात्र सब्जी का हम लोगों को नाम याद रखना है फूल गोभी का।
ब्रेसिका ओलेरेशिया इसका नाम है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम और फल से प्राप्त होने वाली सब्जियों के बारे में। ये पुष्पक्रम से प्राप्त होने वाली एकमात्र सब्जी है फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया। फिर फल से प्राप्त होने वाले आप लोगों ने नाम सुना होगा टमाटर। तो टमाटर फल से प्राप्त होती है, पादप के फल भाग से प्राप्त होती है। इसका नाम है आपके लाइकोपर्सिकॉन एल्कुलेंटम। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बैंगन की, सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना। ग्वार फली की बात करें, साइमोप्सिस ट्रेटागोनोलोबा। साइमोप्सिस ट्रेटागोनोलोबा इसका साइंटिफिक नाम है। टमाटर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, बैंगन सोलेनम मेलोंजिना और ग्वार फली साइमोप्सिस ट्रेटागोनोलोबा। तो यहां पर हम लोगों ने सब्जियां देखी। सब्जियों में मूल से प्राप्त होने वाली सब्जियां गाजर, डाकस कैरोटा, मूली, रेफेनस, सेटाइवस, सलजम ब्रेसिका रापा, स्तंभ आलू, सोलेनम टुब्रोसम, अरबी कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, पर्ण यानी कि पत्तियों से प्राप्त होने वाली सब्जियां पालक स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, बथुआ चिनोपोडियम एल्बम। पुष्पक्रम से प्राप्त होने वाली सब्जियां आपके ब्रेसिका ओलेरेशिया। फल से प्राप्त होने वाली सब्जियों में टमाटर लाइकोपर्सिकॉन एल्कुलेंटम, बैंगन सोलेनम मेलोंजिना, ग्वार फली साइमोप्सिस ट्रेटागोनोलोबा। ये हम लोगों को इनके साइंटिफिक नाम देखने हैं। ये जो पार्ट हैं इसमें और इन दोनों भाग में हम लोगों को अलग अलग जड़ से प्राप्त होने वाली, तने से प्राप्त होने वाली, पुष्पक्रम से प्राप्त होने वाली, फल से प्राप्त होने वाली सब्जियों के अलग अलग नाम, अलग अलग साइंटिफिक नाम हम लोगों को याद करने हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं औषधीय महत्व के पादप। तो औषधीय महत्व के पादप भी हम लोगों को इसी तरह से याद करने हैं, पौधे के किस भाग से प्राप्त हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अब देखो, जैसा कि आप सभी को पता है भारत देश में दवाइयों के रूप में सबसे प्राचीन जो विधि है वो आयुर्वेदिक विधि है और वो प्राचीन चीजों से ही बनाई जाती है। तो उसके आधार पर हम लोग घरों में भी उपयोग लेते हैं छोटी मोटी बीमारी में। तो उसके आधार पर हम लोग यहां पर औषधीय महत्व के पादपों के बारे में पढ़ेंगे। औषधीय महत्व के पादप, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जड़ या मूल से प्राप्त होने वाली औषधियां, ठीक है। दो नाम आपको याद रखना है यहां पर, एक सर्पगंधा जिसका नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटिना, राउवोल्फिया सर्पेंटिना। इस राउवोल्फिया सर्पेंटिना का हम लोग 19वें चैप्टर में, बायोडायवर्सिटी चैप्टर में फिर से इसका अध्ययन करेंगे, फिर से इसको देखेंगे। वहां पर इसका उल्लेख किया जाता है कि भाई अलग अलग प्रजातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में राउवोल्फिया सर्पेंटिना से रेसरपिन नामक पदार्थ निकलता है, जिसका हम लोग अलग अलग पारितंत्र के आधार पर इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो अश्वगंधा विथानिया सोमनिफेरा, विथानिया सोमनिफेरा। दो प्रकार से दो नाम याद रखने हैं, जड़ या मूल से प्राप्त होने वाली औषधियां कौन कौन सी है, सर्पगंधा राउवोल्फिया सर्पेंटिना और अश्वगंधा विथानिया सोमनिफेरा, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं पर्ण से प्राप्त होने वाली या पत्तियों से प्राप्त होने वाली सब औषधीय महत्व के पादप। तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले ग्वार पाठा, ग्वार पाठा जिसको हम लोग कहते हैं एलोवेरा। आप स्किन प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो उसमें आप लोगों को देखा, कोई भी साबुन देख लो तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलोवेरा ही होता है। फिर हम लोग देख लें तुलसी, ओसिमम सेंक्टम, ओसिमम सेंक्टम, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं ब्राह्मी, ब्राह्मी का नाम हो जाएगा सेंटेला
एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्तंभ के बारे में। स्तंभ या फिर तन्ने से प्राप्त होने वाली कौन कौन सी औषधियां हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लहसुन या लहसुन। इसका नाम है एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम। गूगल, कॉमीफेरा विगटी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हल्दी के बारे में। कुरकुरमा लौंगा, कुरकुरमा लौंगा जो आपके स्तंभ या तने से प्राप्त की जाती है। तो ये तीन नाम हो गए, लहसुन आपके एलियम सेटाइवम, गूगल कॉमीफेरा विगटी, और तीसरा नाम है हल्दी, कुरकुरमा लौंगा। इसके बाद हम लोग बात करें औषधीय महत्व के पादपों के बारे में। जड़, तना, पत्ती, स्तंभ, फल के बारे में। फल से प्राप्त होने वाली औषधियां कौन कौन सी हैं? तो दो नाम हम लोगों को याद रखना है, एक अफीम और दूसरा आंवला के बारे में। अफीम का साइंटिफिक नेम हो जाएगा पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। और आप लोगों ने देखा होगा मारवाड़ में इसका मान मनवार के रूप में उपयोग लिया जाता है। इसमें लगभग 30 के करीबन एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं जिनका उपयोग किया जाता है नशीले पदार्थों के रूप में। आप लोगों ने पहले चैप्टर में देखा होगा। और इसके अंदर 5 प्रकार के ऐसे एल्केलॉइड होते हैं जिनसे दर्द निवारक औषधियों का निर्माण भी होता है, जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है आंवला, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। एक और यहां पर याद रखना है हम लोगों को, छाल। छाल से प्राप्त होने वाली कौन सी औषधियां हैं? तो छाल से प्राप्त होने वाली आप लोगों ने नाम सुना होगा कुनेन। कुनेन एक पादप है जिसकी छाल से औषधि बनाई जाती है और मलेरिया की दवाई के रूप में उपयोग लिया जाता है। मलेरिया से उपचार में इसका उपयोग लिया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा सिनकोना, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। दूसरा है अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना। ये हो गए हमारे पास औषधीय महत्व के पादपों के साइंटिफिक नेम। सबसे पहले हम लोगों ने जड़ यानी कि मूल से प्राप्त होने वाले औषधियों के बारे में पढ़ा। सर्पगंधा जिसका साइंटिफिक नेम है राउवोल्फिया सर्पेंटिना, और दूसरा अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा। फिर हम लोगों ने पर्ण या पत्तियों से प्राप्त होने वाली औषधीय महत्व के पादपों के बारे में इसके साइंटिफिक नाम देखे। सबसे पहले ग्वारपाठा जिसको हम लोग कहते हैं एलोवेरा, दूसरा तुलसी ओसिमम सैंक्टम, तीसरा ब्राह्मी सेंटेला एशियाटिका। फिर आते हैं हम लोग स्तंभ या तने से प्राप्त होने वाली सब्जियों के बारे में, स्तंभ या तने से प्राप्त होने वाले औषधीय महत्व के पादपों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा लहसुन यानी कि लहसुन, एलियम सेटाइवम, गूगल कॉमीफेरा विगटी, हल्दी, कुरकुरमा लौंगा। फिर आ जाओ फल के बारे में, अफीम पेपेवर सोमनीफेरम, आंवला एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। फिर आ जाओ छाल से प्राप्त होने वाली औषधियां, कुनेन सिनकोना ऑफिसिनेलिस, अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना। तो ये हो गया हमारा किसका पार्ट खत्म। ये इस पादप तथा जंतुओं का आर्थिक महत्व के पादप आर्थिक विज्ञान का जो हम लोगों ने चैप्टर है, ये सारे के सारे हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अनाज के बारे में पढ़ा, दालों के बारे में पढ़ा, फल के बारे में पढ़ा, इमारती काष्ठ के बारे में पढ़ा, रेशे उत्पादक पादप के बारे में, पेय पदार्थ के बारे में पिछली कक्षा में डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने सब्जियां तथा औषधीय महत्व के पादपों के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग चैप्टर के दूसरे भाग यानी कि जंतुओं से हमारा क्या क्या लाभ है, जंतुओं से हम लोगों को आर्थिक रूप से लाभ किस प्रकार लिया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जहां तक बात साइंटिफिक बात की आती है, बार बार मैं कह रहा हूं, जो भी फल सब्जी औषधीय महत्व का पादप आप लोग देखो तो उस समय आपके दिमाग में साइंटिफिक नेम याद आना चाहिए। तो हम लोग आज पादप तथा जंतुओं का आर्थिक महत्व के दूसरे चैप्टर के दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं, आर्थिक जंतु विज्ञान। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा
आर्थिक रूप से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण पादपों का अध्ययन किया जाना आर्थिक जंतु विज्ञान कहलाता है, या फिर हम लोग यूं कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से उपयोगी जंतुओं का, जीवों का अध्ययन किया जाता हो, आर्थिक जंतु विज्ञान कहलाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले एपीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सेरीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद लाख संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, लैक कल्चर जिसको कहते हैं, पशुपालन के बारे में यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे, प्रवाल तथा या फिर देख लो मछली पालन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग प्रवाल तथा प्रवाल विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मोती संवर्धन के बारे में भी इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबको लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्थिक जंतु विज्ञान का पहला भाग जो है वो है आपके एपीकल्चर। एपीकल्चर आप लोगों ने मधुमक्खी पालन के बारे में सुना होगा। मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर। सबसे पहले इसकी हम लोग देख लेते हैं परिभाषा। आर्थिक रूप से उपयोगी या फिर शहद तथा मधुमोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है या फिर एपीकल्चर कहलाता है। सबसे पहले एपीकल्चर की हम लोग प्रजातियों के बारे में देखें तो मधुमक्खी की 4 प्रकार की प्रजाति होती है। सबसे पहले एपिस मेलिफेरा, या फिर हिंदी में यहां पर लिख देता हूं एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सिटा, एपिस फ्लोरिया और एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, ये 4 प्रकार की प्रजातियां हैं मधुमक्खी की। इनमें से एपीकल्चर में इनका पालन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मधुमक्खी के बारे में। किसके लिए करते हैं? शहद और मधुमोम प्राप्त करने के लिए एपीकल्चर किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे और क्या फायदा है? इससे परागण की क्रिया भी की जाती है और दूसरा इससे फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नॉर्मली मधुमक्खी पालन जो है वो खेतों के पास, बागानों के पास, उद्यानों के पास ही किया जाता है, जिसके 2 फायदे हो जाते हैं। पहला, उससे शहद और मधुमोम आसानी से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, परागण की क्रिया आसानी से होती है और फसलों की पैदावार इससे बढ़ाई जा सकती है। अब देखो शहद और मधुमोम का उपयोग कहां किया जाता है? तो शहद और मधुमोम का उपयोग आपके सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। इसके अलावा यह शहद जो है लंबे समय तक खराब नहीं होता है, इसलिए इसको खाद्य परिरक्षक के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा मधुमोम और शहद का उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। ये इसके उपयोग हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो मधुमक्खी होती है वो एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जीव है, इसका एक सामाजिक संगठन होता है। ठीक है, एक मधुमक्खी के छत्ते में हम लोग देखें तो 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक छत्ता जो होता है उसमें करीबन 5 से 10 हजार के बीच में मधुमक्खियां होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक छत्ते में रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी एक छत्ते में केवल और केवल एक ही होती है और इसका काम जो होता है वो केवल और केवल क्या होता है? प्रजनन करना। दूसरा, ये एक विशेष प्रकार का पदार्थ खाती है, भोजन के रूप में, पोषण के रूप में ग्रहण करती है, जिसको हम लोग कहते हैं रॉयल जेली। दोस्तों, एक एक नंबर के सवाल आते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि किस प्रकार की मधुमक्खी रॉयल जेली का पोषण के रूप में, भोजन के रूप में उपयोग लेती है, तो हम लोगों को क्या लिखना है? रॉयल रानी के बारे में। ठीक है। दूसरा है नर मधुमक्खी। ये केवल और केवल वैवाहिक उड़ान के दौरान रानी मधुमक्खी को गर्भ धारण
करवाते हैं, ये इसका काम है। और दूसरा इसका काम है छत्ते की सुरक्षा करना, छत्ते की सुरक्षा करना। तीसरी जो मधुमक्खी होती है वो होती है श्रमिक, श्रमिक मधुमक्खी, जिसको हम लोग कमेरी भी कहते हैं। श्रमिक मधुमक्खियों का काम बाकी जो फूलों से रस चूस कर लाना है, शहद का निर्माण करना है, रॉयल जेली का निर्माण करना है, ठीक है। ये सारे के सारे काम किसके हो गए? श्रमिक के। सबसे पहले रानी मक्खी, जिसका काम है प्रजनन करना, रॉयल जेली नामक विशेष पदार्थ का भोजन के रूप में ग्रहण करती है। नर का काम है वैवाहिक उड़ान के दौरान रानी मधुमक्खी को गर्भ धारण करवाना है। और तीसरा श्रमिक मधुमक्खी, छत्ते का निर्माण करना है, फूलों से रस चूस कर लाना है, पानी लाना है और शहद का निर्माण करना है। ये हो गए आपका एपीकल्चर। सबसे पहले इसकी परिभाषा, आर्थिक रूप से उपयोगी शहद तथा मधुमोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर इसकी मुख्य रूप से 4 प्रजातियां हैं, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि भाई इस एपीकल्चर को करते क्यों है, मधुमक्खियों का पालन क्यों करते हैं। पहली चीज शहद प्राप्त करने के लिए, दूसरी मधुमोम प्राप्त करने के लिए, तीसरी चीज परागण करवाने के लिए और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। अब शहद और मधुमोम का उपयोग क्या है? शहद और मधुमोम का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में, खाद्य परिरक्षक के रूप में और औषधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर तीसरी बात आती है, इस मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर जो सामाजिक संगठन पाया जाता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। छत्ते के अंदर 5 से 10 हजार के बीच में मधुमक्खियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले रानी मधुमक्खी, काम प्रजनन करना और रॉयल जेली नामक विशेष पदार्थ को ग्रहण करना। दूसरा नर, वैवाहिक उड़ान के दौरान रानी मधुमक्खी को गर्भ धारण करवाना और छत्ते की सुरक्षा करना। तीसरा श्रमिक मधुमक्खी, छत्ते का निर्माण करना, फूलों से रस चूस कर लाना, रॉयल जेली का निर्माण करना और शहद का निर्माण करना भी इस श्रमिक का, कमेरी का काम है। इसके बाद में ये आपका पहला जो भाग है एपीकल्चर, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर दूसरा भाग है। इसकी परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है, सीधा आता है सेरीकल्चर के बारे में, एपीकल्चर के बारे में लिखिए तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन और दूसरा जो है सेरीकल्चर, जिसको हम लोग कहते हैं रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, सीधी सी बात है, रेशम का पालन क्यों किया जाएगा? रेशम प्राप्त करने के लिए। रेशम का उपयोग कहां होता है? कपड़े के निर्माण के लिए। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देख लो। आर्थिक रूप से रेशम का उत्पादन करना, रेशम के उत्पादन करने के लिए रेशम कीट का पालन करना क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर कहलाएगा या फिर आपके रेशम कीट पालन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो रेशम कीट जो होता है इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम? इसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई, जिसको हम लोग पालते हैं और रेशम कीट पालन करते हैं। अब ये बॉम्बिक्स मोराई आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है, आर्थ्रोपोडा, और ये लेपिडेप्टेरा, लेपिडेप्टेरा गण का सदस्य है। दो चीजें याद रखनी है, बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट का साइंटिफिक नेम किस संघ से आता है? आर्थ्रोपोडा से, और लेपिडेप्टेरा गण का सदस्य है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसकी जीवन अवस्था के बारे में, यानी कि जीवन चक्र के बारे में। जीवन चक्र, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखें तो वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था में जैसे ही आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, प्यूपा एक संरचना होती है, प्यूपा से बाहर निकलने के पश्चात उस अवस्था को हम लोग वयस्क अवस्था कहते हैं। ये 5 से 6 इंच लंबे होते हैं। इनका काम केवल एक ही है, प्रजनन करना, प्रजनन करना। दूसरे, मादा जो है एक साथ 500 से 600 एक साथ अंडे देती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लार्वा के बारे में। अंडे से निकली संरचना, प्रथम जो संरचना निकलती है उसको हम लोग लार्वा कहते हैं। इस रेशम कीट या फिर बॉम्बिक्स मोराई का जो लार्वा होता है उसका नाम है कैटरपिलर। कैटरपिलर,
ठीक है। अब क्या होता है, इसमें जो बॉम्बिक्स मोराई के अंदर रेशम का उत्पादन जो करता है वो एक कैटरपिलर ही करता है, यानी कि लार्वा ही करता है। इसकी लार ग्रंथियां होती है, इस लार ग्रंथियों से ही ये लार स्रावित करता है। ये लार जो होती है इसके अंदर दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है फाइब्रिन और दूसरा होता है सेरिसिन। फाइब्रिन और सेरिसिन ये दो प्रकार के इसकी लार से प्रोटीन निकलते हैं, जो या फिर पदार्थ कह सकते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर, हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाती है और इसी से ही धागे का निर्माण किया जाता है। वयस्क अवस्था देख ली, अंडे, लार्वा। इसके बाद मैंने बताया था आपको प्यूपा। देखो, जब लार्वा जो होता है, ये आप लोगों को पता होगा, कभी न कभी पढ़ा होगा, सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। अब सहतूत की पत्तियां क्या काम करती है, ये जो लार्वा होता है ये सहतूत की पत्तियों पर होता है और ये सहतूत की पत्तियां ही खाता है। इसके द्वारा अपनी लार को स्रावित करता है, लार हवा में आती है, कठोर हो जाती है, जिससे रेशम का धागा बनता है। अब जो ये प्यूपा होता है, ये जब लार्वा अपने चारों ओर रेशम लपेट लेता है, इसके अंदर ये जो संरचना है लार्वा की, जो वयस्क हो चुका है, इसको हम लोग कहते हैं प्यूपा। और ये जो संरचना बनी है लार लपेटने के पश्चात, इसको हम लोग कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं, कोकून। ठीक है, प्यूपा लार लपेटने के पश्चात कोकून के अंदर शेष बची संरचना को प्यूपा कहा जाता है और इस लार लपेटी हुई संपूर्ण संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, कोकून। 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा प्राप्त होता है एक कोकून से। गर्म पानी में इसको डाला जाता है, जिसके कारण प्यूपा निकल जाता है या फिर मर जाता है और इससे रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। वापस देख लो एक बार, रेशम कीट यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन करना सेरिकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन कहलाएगा। इसका साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स मोराई है। ये आर्थ्रोपोडा गण का सदस्य है, आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है, लेपिडेप्टेरा गण का सदस्य है। फिर इसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ें तो वयस्क अवस्था 5 से 6 इंच लंबी होती है और इसका कार्य होता है प्रजनन करना। मादा 500 से 600 छोटे छोटे अंडे देती है। अंडे से निकली संरचना लार्वा कहलाता है और इसके लार्वे का नाम कैटरपिलर है। कैटरपिलर के अंदर लार ग्रंथियां होती है, जिससे लार निकलती है, जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाती है, जिससे ही धागे का निर्माण किया जाता है। अब इस लार के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिन और सेरिसिन। इसके बाद में प्यूपा संरचना अपने चारों ओर कोकून संरचना का निर्माण के पश्चात जो शेष बची संरचना है उसको हम लोग प्यूपा कहते हैं। ठीक है, सवाल मोस्ट कौन कौन से हैं, इसकी परिभाषा, इसके नाम और ये किस पादप की पत्तियों पर पाला जाता है, रेशम के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है, ये इसके अंदर हम लोगों को मुख्य रूप से याद करने हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखें, ये आपके 2 भाग हो गए, एपीकल्चर हो गया और सेरिकल्चर।